हेलो। आज हम पॉलिटिकल लेक्चर सीरीज को कंटिन्यूशन करते हैं। तो प्रीवियसली हमने पॉलिटिकल लेक्चर सीरीज में हमने देखा पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, लाइक कंपनी रूल, क्राउन रूल, उसके बाद मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा, देन आफ्टर हमने प्रियम्बल देखा। आज फोर्थ चैप्टर है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, अगर आप इसको एडुफ्राई ऐप में देख रहे हैं तो कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इसे चैनल में देख रहे हैं तो लोगों को बताइए कि इस तरह का एक चैनल अवेलेबल है। यहाँ पे आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको, है ना, सीरीज यानी कोर्सेज अवेलेबल होती है, जहाँ पे आप अपनी तैयारी को, है ना, और अच्छे से कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज है आपका पॉलिटिकल लेक्चर, ये आपको यूपीएससी, बीपीएससी, सीजीपीएससी, कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, या कोई एसएससी तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए लेक्चर को आगे करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ये आपके आर्टिकल 1 to 4 के अंदर इसको कंसोलिडेट किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 1 to 4, इसके अंदर आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में दिया गया। और ये कौन से पार्ट में आता है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में आता है। तो जानते हैं कि करके कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 में क्या क्या रखा गया है। तो पहला है हमारा आर्टिकल 1। ठीक है, आर्टिकल 1 डिक्लेयर दैट नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। यहाँ पे यूनियन के नाम और उसके टेरिटरी के बारे में बताया गया है। तो इंडिया को बोला गया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे इंडिया का नाम क्या बोला है? दैट इज भारत। तो यहाँ पे दो है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब ये किया गया था उसके अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, इसको मॉडर्न नेम के नाम पे रखेंगे, तो उसको इंडिया रखेंगे। कुछ लोगों ने बोला नहीं, उसके नाम भारत पे रखेंगे। तो सब लोगों में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वोट आउट हुआ, तो ये रखा गया कि नहीं, हम रखेंगे इंडिया दैट इज भारत। यानी कि यहाँ पे दोनों दो है, इंडिया जो कि भारत है। शैल बी ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात कही गई है ना, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की बात कही गई है। तो स्टेट्स दो तरह के हो सकते हैं यहाँ पे, आइदर इट इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, आइदर इज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, है ना, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात कही गई है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की बात नहीं कही है। ऐसा क्यों? इस पे बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो कहा था वो मैं आपको बता रहा हूँ। यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट, है ना। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या हो रहा है कि सब यहाँ पे स्टेट्स हैं, राइट। स्टेट्स बिना किसी एग्रीमेंट के, है ना, आपके इंडिया के साथ हैं। जितने भी स्टेट्स हैं, राइट, वो बिना किसी एग्रीमेंट के साथ हैं, बिना कोई कोई एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ है किसी भी स्टेट के बीच में। मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। जो स्टेट्स हैं अपने मर्जी से हैं पूरे के पूरे, और साथ ही साथ वो स्टेट्स इंडिया से कभी अलग नहीं हो सकते, ये भी है। तो दैट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में ऐसा नहीं होता। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में आपके, है ना, वो क्या हो सकता है, उनके मर्जी से ही वो आ सकते हैं, और वो अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में। तो हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स से कहने का ये मतलब हो जाता है कि हमारा सेंटर, मतलब इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पूरा के पूरा जो कंट्री है वो वन है, वन कंट्री है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम इस कंट्री को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर दिए हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। पर एज ए कंट्री, एज ए नेशन, एज ए स्टेट, इट इज ए वन ओनली, द वन स्टेट। The states and the territories thereof shall be as specified in the first schedule। और जो भी स्टेट्स एंड टेरिटरीज है उसको फर्स्ट शेड्यूल में आपको स्पेसिफाइड कर दिया गया है। तो फर्स्ट शेड्यूल के का जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो मैं एडुफ्राई के फ्री डाउनलोडेबल आपका पीडीएफ है, उसके अंदर मैं आपको इसको डाउनलोड उसमें अटैच कर दे रहा हूँ। तो वहाँ पे जाके आप शेड्यूल के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, उसमें कितने सारे स्टेट्स हैं, क्या यूनियन टेरिटरीज है, वो मैंने डाल के रखा है। नेक्स्ट है टेरिटरी ऑफ इंडिया बोला गया है। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल comprise, है ना, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। तो यहाँ पे टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात कही गई है।
तो यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया की बात नहीं कही गई है। देयर इज नो यूनियन ऑफ इंडिया, देयर इज अ टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमें आर्टिकल को इस तरह से समझना है, क्योंकि क्वेश्चंस यूपीएससी में बहुत ही घुमा के पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया जाता है बच्चे लोग, इसलिए गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे देखिए आपको टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात कही गई है, यूनियन ऑफ इंडिया की बात नहीं कही गई है। यहाँ पे आप देखते हो यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात कही गई है ना, और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की बात नहीं कही गई है। तो हमने ये वाला लेक्चर ऊपर में कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट है टेरिटरी ऑफ इंडिया। व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड यूनियन ऑफ इंडिया? अगर आप यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स रहेंगे, राइट। अगर हम इसको टेरिटरी ऑफ इंडिया कहते हैं तो इसमें टेरिटरी ऑफ स्टेट्स भी शामिल हो सकता है, यूनियन टेरिटरी भी होगा, और कल को अगर इंडिया कोई और टेरिटरीज को एक्वायर करता है तो वो भी शामिल होगा। तो जो टेरिटरी ऑफ इंडिया कहने का मतलब हो रहा है कि इसका जो स्कोप है वो लार्जर है, राइट। The scope of this territory of India is larger as compared to Union of India. That's why our constitutional maker they specified territory of India instead of Union of India. तो आर्टिकल 1 से हमें ये क्लियर हो जाता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, कि हमारा जो टेरिटरी क्या है, हमारा नाम क्या है, मतलब इंडिया, इंडिया दैट इज भारत है ना, और हमारा जो यूनियन है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और जो टेरिटरी है वो टेरिटरी ऑफ इंडिया है। कमिंग टू द नेक्स्ट, राइट, नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 बोलता है आपका एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। न्यू स्टेट्स की बात कही गई है, एडमिशन एस्टैब्लिशमेंट। यहाँ पे आप वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वर्ड्स इसी डायरेक्ट इसी सब जो वर्ड्स होते हैं इसी से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, है ना, ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। तो कहने का क्या मतलब हो रहा है कि पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट के पास ये शक्तियां है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 2 के तहत पार्लियामेंट को ये शक्तियां प्रोवाइड करती है कि किसी भी स्टेट्स को, है ना, वो एडमिट कर सकती है यूनियन ऑफ स्टेट्स के अंदर। किसी भी स्टेट्स को वो यूनियन ऑफ इंडिया में एडमिट कर सकती है। साथ ही साथ क्या कर सकती है, नया स्टेट क्रिएट कर सकती है, नया स्टेट क्रिएट सकती है जो कि पार्ट नहीं है, नया स्टेट क्रिएट सकती है, उसको यूनियन ऑफ इंडिया में एडमिट कर सकती है। तो ये आपके आर्टिकल 2 आपको प्रोवाइड करता है कि नए नए स्टेट्स को एस्टैब्लिशमेंट करना और उनको यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर एडमिट करना, ये आर्टिकल 2 देता है। और आर्टिकल 3 क्या देता है, पहले वो देख लेते हैं। तो आर्टिकल 3 में आपका है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। यहाँ पे न्यू स्टेट्स कहा गया है, लेकिन ये न्यू स्टेट्स कब बनेगा, एग्जिस्टिंग स्टेट से न्यू स्टेट्स बनाने की बात कर रहा है। और आर्टिकल 2 क्या बोल रहा है कि ऐसा स्टेट को एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वो फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करके न्यू स्टेट की बात कर रहा है। तो आर्टिकल 3 को पहले कवर अप कर लेते हैं हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, राइट, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 3 क्या बात करता है कि नए स्टेट्स का फॉर्मेशन क्रिएट किया जाएगा, है ना, जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उससे नया स्टेट बनाना है। जैसे आपको जैसे एमपी से आपको छत्तीसगढ़ बना दिया गया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, है ना, वो आ गया आपका आर्टिकल 3 के तहत आ गया आपका। जैसे बिहार से झारखंड बन गया आपका, है ना, या फिर बाउंड्री को, है ना, बाउंड्री जब झारखंड बना तो ऑब्वियसली उसका बाउंड्री अलग किया गया बिहार से, है ना। उसी तरह से छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उसका भी बाउंड्री अल्टर हुआ है। तो ये सब जो हो रहा है ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। तो पार्लियामेंट मे बाय लॉ, पार्लियामेंट लॉ से क्या कर सकती है, लॉ का यूज करके अपना यानी नया स्टेट क्रिएट कर सकती है बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट्स। सीधी सी बात है, जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स होंगे उस एग्जिस्टिंग स्टेट से एक नया स्टेट बना सकती है। कोई अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी को मर्ज करके एक स्टेट के अंदर एक और नया स्टेट कर सकती है, 2 स्टेट को मर्ज करके एक और नया स्टेट कर सकती है ना। तो इस तरह के जो भी मर्जिंग का हो, अल्टरेशन का हो, वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है आपका। पार्लियामेंट के पास ये शक्तियां दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि वो इस तरह का काम किया कर सकती है अपने पार्लियामेंट में।
किसी भी स्टेट के एरिया को बढ़ा सकती है, किसी भी स्टेट की एरिया को घटा भी सकती है, कोई भी स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है, किसी भी स्टेट का नाम भी चेंज कर सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में। वन लाइनर क्वेश्चंस है कि किस आर्टिकल के तहत, है ना, किसी भी स्टेट का नाम को हम चेंज कर सकते हैं। तो आर्टिकल 3 किस स्टेट किस आर्टिकल के तहत किसी भी स्टेट के बाउंड्रीज को, है ना, कम या ज्यादा कर सकते हैं, आर्टिकल 3 के। अब एक नोट है वो हम देख लेते हैं। नोट क्या बोल रहा है आपका, है ना, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, फिर भी आप इसको देख लेते हैं। आर्टिकल 2 क्या बोलता है कि जो भी आपका स्टेट होगा, जो नया स्टेट होगा ना, नया स्टेट, है ना, यहाँ पे नया, यहाँ भी नया स्टेट की बात कही गई है और आर्टिकल 3 में भी नया स्टेट की बात कही गई है। तो आर्टिकल 2 क्या बोलता है कि जो भी एडमिशन होगा या फिर जो भी नया स्टेट आप क्रिएट करोगे वो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं होगा, वो पहले यूनियन का पार्ट नहीं होगा, है ना। वो अब हो सकता है आपने कोई टेरिटरी एक्वायर किया है, या तो वॉर करके या कंक्वेस्ट करके या गिफ्ट में मिला हो आपको कोई टेरिटरी, है ना, तो वो आपके यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं था। अभी उसको एज ए स्टेट आप यूनियन का पार्ट कर रहे हो तो आर्टिकल 2 का यूज करोगे। लेकिन आर्टिकल 3 क्या बोलता है आपका कि वो पहले से ही यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट है, राइट, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी यूनियन का पार्ट है। अब उसको आप स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो या उसका बाउंड्री को चेंज कर रहे हो या अल्टर कर रहे हो, नेम चेंज कर रहे हो, दैट इज आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 बोलता है कि आप जो नया स्टेट लाओगे वो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहिए पहले, है ना। अब उसका एडमिशन कर रहे हो, एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हो आर्टिकल 2 के तहत। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 2 एंड 3, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। India is described as an indestructible union of destructible states and the USA is described as an indestructible union of indestructible states. ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। इवन इफ मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप मेंस की यूपीएससी के मेंस के पेपर्स देखोगे इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। इवन कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको समझना। ये 2 पार्ट में है क्वेश्चन एक्चुअली। पहला पार्ट क्या बोलता है आपका कि इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, है ना। यूनियन हमारा इनडिस्ट्रक्टिबल है लेकिन स्टेट हमारा डिस्ट्रक्टिबल है। दूसरा पार्ट क्या बोलता है आपका कि यूएसए को डिस्क्राइब किया गया है आपका इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अब हमने जो आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल 2 एंड 3, आर्टिकल 3 पढ़ा हमने, अब उस आर्टिकल को एनालिसिस करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। हम क्योंकि हमारे जो मेंस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो हार्डली 150 या 250 वर्ड्स के होते हैं एक्चुअली, है ना। तो 150-250 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा उस चीज को। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो आर्टिकल 3 को समझते हैं, आर्टिकल 3 को एक बार और फिर से समझते हैं। अब देखिएगा जब इसको आर्टिकल 3 को एक बार और समझेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है आर्टिकल 3 में आपका, नया स्टेट की बात तो कर रहा है ना, एरिया को चेंज करने की भी बात करता है, एग्जिस्टिंग स्टेट से उसके बाउंड्री को चेंज करने की बात करता है। लेकिन कहना है क्या है आपका, ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा। और बिल पास करोगे बोथ द हाउसेस में, आपको प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा। प्रेसिडेंट क्या करता है, क्योंकि आप स्टेट्स की बाउंड्री को चेंज कर रहे हो, अल्टर कर रहे हो सकता है उसमें 2-3 स्टेट्स, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट या सिंगल स्टेट ही क्यों ना हो, उसमें उसके बाउंड्री को अफेक्ट करेगा। तो जहां जहां बाउंड्री अफेक्ट करेगा जो स्टेट का, उस स्टेट लेजिस्लेचर में क्या जाएगा, उनका एक व्यू चाहिए हमको, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, उन स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज को, है ना, उनके एक्सप्रेशन को लिए, है ना, उनके पास भेजता है ना। तो अभी एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है, सपोज 14 डेज, है ना, ऐसा कुछ स्पेसिफाइड पीरियड दिया जाता है कि इस पीरियड में वो जो स्टेट है जहां जहां से बाउंड्री अल्टर किया जा रहा है जिस स्टेट का, उन स्टेट लेजिस्लेचर से हमको व्यू चाहिए। लेकिन वो व्यू प्रेसिडेंट पे बाउंड नहीं होता है, ना ही आपका पार्लियामेंट पे बाउंड होता है, और उनका कंसर्न भी कोई मायने नहीं रखता।
यानी कि यहाँ पे पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट उनके व्यूज को कोई एक्सेप्ट नहीं कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना, कि जो हमारा पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट है वो उनके व्यूज को बिना एक्सेप्ट किए या एक्सेप्ट किए, है ना, स्टेट के बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं और स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए ये कहा जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, है ना, आपका स्टेट का प्रोवाइड नहीं करता। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपका एनालिटिकल में आ सकते हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन आपका टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, स्टेट्स का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है क्या, क्या सेफगार्ड करता है क्या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट्स? तो ऐसा नहीं करता। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि मतलब हमारा जो यूनियन है वो आपका इनडिस्ट्रक्टिबल है। यानी कि यूनियन चाहे तो स्टेट्स को क्या कर सकता है, तबाह कर सकता है, नहीं डिस्ट्रक्ट कर सकता है, यानी उसके बाउंड्री को चेंज कर सकता है, लेकिन स्टेट नहीं कर सकता। स्टेट आपका यूनियन को नहीं कर सकता, लेकिन यूनियन चाहे तो स्टेट को कर सकता है। तो इंडिया के बारे में ये डिस्क्राइब होता है, परफेक्टली डिस्क्राइब होता है। साथ ही साथ एक बार और है, क्योंकि ये करने के लिए उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है ना। यूनियन को स्टेट के बाउंड्री को अल्टर करने के लिए, है ना, स्टेट के बाउंड्री को अल्टर करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है। वो इसको एज ए एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू, यानी कि सिंपल, है ना, सिंपल लेजिस्लेशन के थ्रू, है ना, इसको पास करा सकती है। पास कराने के बाद उसके बाउंड्रीज, स्टेट के बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि जो इंडिया का जो है, इंडिया को ऐसा डिस्क्राइब किया जा रहा है कि जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। यूनियन आपका कभी तबाह नहीं होगा, कभी बर्बाद नहीं होगा, कभी इसके बाउंड्री को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन स्टेट्स जो है आपका डिस्ट्रक्टिबल है। यूनियन चाहे तो स्टेट के बाउंड्रीज को अल्टर को चेंज कर सकती है, उसके नेम को चेंज सकती है, पर स्टेट कभी नहीं कर सकती। अब इसके दूसरा पक्ष हम देखते हैं कि यूएसए के बारे में। यूएसए में क्या हो रहा है, जो आपका स्टेट का जो व्यूज है आपको, यानी कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, यानी सेफगार्ड किया जाता है यूएसए में। तो इसके कारण क्या हो रहा है, अगर यूएसए के फेडरल गवर्नमेंट अगर स्टेट के बाउंड्री को चेंज करने की कोशिश करती है तो स्टेट का कंसर्न लेना पड़ेगा, उसकी सहमति लेना पड़ेगा, तभी जाके आपके यूएसए का यानी फेडरल गवर्नमेंट स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकती है। ऐसा इंडिया में नहीं होता। इसीलिए यूएसए को बताया गया है कि उसका इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है और उसका स्टेट भी इंडिस्ट्रक्टिबल है, क्योंकि स्टेट का कंसर्न, स्टेट का आपको लेना पड़ेगा, उसके एक्सप्रेस, उसके व्यू लेने पड़ेंगे। वो जो स्टेट बोलेगा उस हिसाब से ही आप उसके स्टेट के बाउंड्री को चेंज कर सकते हो या उसका नेम चेंज कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो। लेकिन इंडिया के केसेस में ऐसा नहीं होता। इंडिया के केसेस में कैसा होता है आपका कि स्टेट का कंसर्न या व्यूज मायने नहीं रखता यूनियन के ऊपर। यूनियन अगर चाहे तो, यानी सेंटर अगर चाहे तो इंडिया का पॉलिटिकल मैप चेंज कर सकती है बिना स्टेट की मदद से। इसीलिए इंडिया को बोला गया है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो यहाँ पे जाके आपका ये पूरा के पूरा टॉपिक आपका कवर अप हो गया है। मेंस पर्सपेक्टिव से आपका अगर इसने टॉपिक को आपने कवर किया है तो आपका मेंस का ये क्वेश्चन आपको आने वाला है और आएगा भी, आगे जाके ये आपका कवर अप हो जाता है यहाँ पे। साथ ही साथ क्या है आपका आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 का डिक्लेयर करता है कि जो आपका लॉ बनवाओगे, यानी जो आपका लॉ होगा आर्टिकल 2 के तहत और आर्टिकल 3 के तहत, है ना। आर्टिकल 2 क्या बोलता है आपका, आर्टिकल 2 क्या बोलता है, एक सेकंड। आर्टिकल 2 क्या बोलता है कि आप नए स्टेट को एडमिशन करोगे और स्टैब्लिशमेंट करोगे नए स्टेट्स का, राइट, जो कि आपका यूनियन ऑफ टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, है ना। और आर्टिकल 3 क्या बोलता है, आप एग्जिस्टिंग स्टेट्स या नए स्टेट्स जो एग्जिस्टिंग स्टेट से बनाए हो उसका बाउंड्री को अल्टरेशन की बात करता है। तो आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि अगर आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत अगर आप कर रहे हो, कोई भी स्टेट कोई भी लॉ बना रहे हो, तो उसको अमेंडमेंट कंसीडर नहीं कहा जाएगा। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर नहीं कहा जाएगा। दैट इज ए वेरी बिग पॉइंट,
है ना, नॉट टू बी कंसिडर्ड एन अमेंडमेंट, उसको संविधान में संशोधन करने की बात नहीं कहा जा रहा है, तो उसको एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू हम पास कर सकते हैं सिंपल मेजोरिटी का। तो अगर संविधान को संशोधन की बात ही नहीं कर रहे हो तो क्या होगा फिर, तो उसको हम लोग पास क्या कर सकते हैं, एक सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पे फिर से अराइज होता है, क्या पार्लियामेंट, है ना, डिमिनिश कर सकता है एरिया ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 3? आर्टिकल 3 के अंदर हम पढ़े थे कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी स्टेट के एरिया को कमा सकती है। तो क्या क्या उसके पास ये भी पावर है कि अपना इंडियन टेरिटरी किसी को दे सकती है, किसी दूसरे देश को, है ना? ये जो क्वेश्चन आपका एक वैलिड क्वेश्चन है आपका, है ना, कि पार्लियामेंट को आर्टिकल 3 के तहत उसको एरिया को कम करने, ज्यादा करने का अधिकार है। तो क्या ये भी अधिकार है क्या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि वो अपने इंडिया का टेरिटरी का एक पार्ट को किसी दूसरे देश को दे दे, टू सीड इंडियन टेरिटरी, है ना, किसी दूसरे देश को दे दे, ऐसा है क्या? अगर आपने इसकी प्रीवियस लेक्चर आपने पढ़ा होगा बेरीबरी यूनियन 1960, तो उसमें इसको अच्छे से कवर किया गया है। फिर भी मैं उसमें एक शॉर्ट से आपको बता देता हूं कि बेरीबरी यूनियन, है ना, बेरीबरी यूनियन केस जो हुआ था 1960 का, है ना, उसमें, है ना, उसमें नेहरू नून एग्रीमेंट के तहत इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान के बीच, जो अभी बांग्लादेश। तो उसमें इंडिया ने टेरिटरीज को दिया था उस पे, है ना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि नहीं, आपको आर्टिकल 3 के तहत आपके पास पूरा अधिकार है कि आप किसी भी स्टेट का बाउंड्री को कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 3 ये कतई नहीं बोलता कि, है ना, कि आप अपने जो इंडियन टेरिटरी है उसके एक पार्ट को आप किसी फॉरेन टेरिटरी को दे दो, फॉरेन कंट्री को दे दो। तो ये हो ही नहीं सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आर्टिकल 3 में आप किसी भी एरिया को कम कर सकते हो, दैट इज वैलिड, लेकिन एरिया कम करना और एरिया को किसी दूसरे कंट्री को दे देना, ये दोनों डिफरेंट बातें हैं। तो आप नहीं कर सकते, पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं होता कि अपने टेरिटरी को, इंडियन टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को दे दे। अगर किसी को देना है, अगर अब करना है, तब जाके उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अगर करना है तब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा। प्रेसिडेंट आपको रिकमेंड करेगा, तब जाके आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बिल को डालना पड़ेगा वहां पे मेजोरिटी के साथ उस बिल को पास करना पड़ेगा। साथ ही साथ मेजोरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द पीपल, है ना, मेंबर्स वो आर प्रेजेंट एंड वोट करेंगे वहां पे, दोनों सदनों से पास होगा, तब जाके प्रेसिडेंट के पास आएगा, फिर प्रेसिडेंट उस पर अपना एसेंट देंगे, तब जाके ये बिल आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, तब जाके तब पार्लियामेंट, है ना, किसी भी फॉरेन कंट्री को इंडिया का एक पार्ट या टेरिटरी को सीड कर सकती है। ये प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। बिना ये प्रोसेस फॉलो किए इंडियन पार्लियामेंट नहीं कर सकती, अपना इंडियन टेरिटरी को फॉरेन कंट्री को दे सकती है। अब एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश, हमने बेरीबरी यूनियन केस 1960 देखा, दैट्स व्हाई दैट केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो 2 केसेस हमने पढ़ा था प्रीएम्बल में, इसलिए बोल रहे हैं जो पॉलिटी के जो लेक्चर सीरीज चल रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल है, मेंस पर्सपेक्टिव है ना, तो हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लाइक ए चेन। इसीलिए हर एक चीज़ को आप बार बार देखिए, एक, है ना, जो भी वीडियोस आ रहे हैं उसको ज़रूर देखिए, एनालाइज कीजिए, बार बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा है क्विज को अटेंड कीजिए, नोट्स पढ़िए, तभी जाके आपको जो समझ में आएगा, क्लियर होगा वो चीज़। चलिए, एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश, है ना, तो हमारा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ है। तो मैंने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है, ठीक,
उसको मैंने आपके एडुफ्राई का जो डाउनलोडेबल सेक्शन है वहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है। तो आप वहाँ पे जाके उसको पूरा के पूरा कवर अप कर सकते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश में क्या लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, उसके पीछे का पूरा तर्क, पूरा बैकग्राउंड क्या हुआ था, सब उसके अंदर है। यहाँ पे जो एज ए पॉलिटिक के रिलेटेड जो भी चीज़ है उसको हम कवर करेंगे। तो इंडिया एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज होते हैं, टेरिटरीज बांग्लादेश। तो इंडिया और बांग्लादेश के लिए कुछ एडवर्स पोजीशन है ना, कुछ एडवर्स पोजीशन यानी कुछ चीज़ है जो पोजीशन में है, उसका पोजीशन लेना है, उससे रिलेटेड था। साथ ही साथ कुछ इनक्लेव्स थे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक, वो इशू था। साथ ही साथ आपका 6.1 किलोमीटर का आपका है ना अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच था, जो कि डिमार्केट नहीं किया गया था, यानी कि उस पर मतलब उसको डिमार्केशन नहीं किया गया, उस पर बाउंड्री लाइन नहीं खींचा गया, ऐसे 6.1 किलोमीटर के था। तो ये भी था आपका, है ना। और इनक्लेव्स थे, है ना, एडवर्स पोजीशन था, एडवर्स पोजीशन हो गया, इनक्लेव्स हो गया। तो ये सब चीज आपका इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत है, ये सब चीज आपका। तो इसके पीछे का थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं हल्का सा। तो ये स्टार्ट हुआ आपका वही आपका बेरीबरी यूनियन केस से 1960 से, यानी उसके पहले आपका पाकिस्तान ने 1952 में इसको क्या किया था, क्लेम किया था बेरीबरी यूनियन को। केस को सेटलमेंट किया गया 1958 में, है ना, बाय द नेहरू नून एग्रीमेंट। देन आफ्टर रिट पिटीशन फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया उस पर कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इसको करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ेगा। तो वहां पे 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसने पास किया। नाउ नेक्स्ट आफ्टर दैट, है ना, ये सब तो हो गया। उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में सिविल वॉर चालू हो चुका था, है ना, बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री का, है ना। उसके बाद वहां से बांग्लादेश एक नया कंट्री के इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में उभरा। तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ 1984 के आसपास, 1984, ठीक है। 1984 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ। अब इस पे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ, देन 2011 में एक प्रोटोकॉल साइन किया गया, जिसको प्रोटोकॉल, है ना, 2011 का प्रोटोकॉल, जिसमें उस समय के प्रधानमंत्री इंडिया के मनमोहन सिंह थे, जो बांग्लादेश जाते हैं ढाका में, ताकि एक प्रोटोकॉल साइन करते हैं लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत। 2011 का प्रोटोकॉल इसको बोला गया है। इसमें क्या था, बेसिकली जो भी पेंडिंग आपका सेटलमेंट्स थे, है ना, उसको सॉल्व करना। क्योंकि ऑब्वियसली दोनों देशों के बीच में अगर बाउंड्री लाइन सही से रहेगा तो टेंशन्स कम होंगे, है ना, जो बाउंड्री रिलेटेड इश्यूज कम होंगे, मिलिटेंसी कम होगी, दोनों के बीच में शांति बना रहेगा, और उसके बाद बायलैटरल इश्यूज हैं उस पर डिस्कस किया जाएगा। तो इसी चलते कि दोनों के बीच में अगर टेंशन्स को कम किया जाए, तो जो भी एडवर्स पोजीशन है, ये भी पेंडिंग सेटलमेंट्स हैं, राइट, जो भी अनडिमार्केटेड आपके बाउंड्री लाइन है, और जो इनक्लेव्स हैं, उन इनक्लेव्स को सेटलमेंट किया जाएगा। तो इसमें 2011 का प्रोटोकॉल हुआ, है ना, और ये आपका हिस्टोरिकल है एक्चुअली 2011 प्रोटोकॉल। इसमें इनक्लेव्स और एडवर्स पोजीशन, जैसे फॉर शॉर्ट यहाँ पे 111 इंडियन एनक्लेव्स बांग्लादेश में है, और 51 बांग्लादेश एनक्लेव्स इंडिया में थी, है ना। बेसिकली कुछ बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बेसिकली बांग्लादेश के एनक्लेव्स मोस्टली आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो ये आपका सेटलमेंट हुआ 2011 के प्रोटोकॉल के तहत। तो इसमें ये पूरा करने में हाँ, हमारे स्टेट्स कौन कौन से स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल स्टेट्स, आपके असम, आपका त्रिपुरा और मेघालय। तो इन स्टेट्स के स्टेट लेजिस्लेचर ने भी पूरा अपना योगदान दिया। तो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो मेंशन्ड हियर, है ना। जो भी अमेंडमेंट मॉडिफाई किया गया आपका provision relating to the territories of 4 states, which is Assam, West Bengal, Meghalaya and Tripura in the first schedule of the Constitution. और इसी के लिए हमको क्या करना पड़ा, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा?
क्योंकि कैसा हो रहा है, आप अगर बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल्ड कर रहे हो तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एनक्लेव्स को दे रहे हो, एडवर्स पोजीशन ले रहे हो, राइट, है ना, एनक्लेव्स को आप दे रहे हो, ले रहे हो, तो उस केसेस में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो इसीलिए ये करने के लिए आपको 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनैक्ट करना पड़ा पार्लियामेंट को, तब जाके ये जो हिस्टोरिकल 2011 का जो प्रोटोकॉल है वो आपका, है ना, एस्टैब्लिश हुआ, जिसके तहत इंडिया ने ट्रांसफ़र किया 111 इनक्लेव्स टू बांग्लादेश, और बांग्लादेश ने ट्रांसफ़र किया 51 इनक्लेव्स टू इंडिया। ये ट्रांसफ़र करने का मतलब ये नहीं है, ये पेपर वर्क है सिर्फ, ये इसका बैकग्राउंड ये है, आपका ट्रांसफ़र करने का मतलब ये हो रहा है, ये आपके पेपर में लिखा गया है कि इस ट्रांसफ़र करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से उठ के वहाँ चला जाएगा, राइट। यहाँ पे ये सारे एनक्लेव्स हैं, राइट, है ना। अब ये एनक्लेव्स का कहानी कैसा है कि यहाँ पे ये 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 जो लोग यहाँ पे जो लोग रहते हैं, इनको ना तो इंडियन गवर्नमेंट या तो बांग्लादेश गवर्नमेंट, इन दोनों के तरफ से, है ना, इनको कुछ नहीं मिला। यहाँ के लोगों की हालत बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी, है ना, बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, डेवलपमेंट ना के बराबर थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, क्राइम रेट बहुत हाई था, डेवलपमेंट हुआ ही नहीं 60 सालों में, जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से, है ना, कोई डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुआ था इन सारे एनक्लेव्स में। और उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश का एक डेलीगेशन गया इन एनक्लेव्स में, लोगों से पूछा गया कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम जहाँ पैदा हुए हैं, हमारा पूरा जनरेशन यहाँ पे रहे, तो हम इस छोड़ के हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो उसके बाद सेटलमेंट हुआ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कि ठीक, हम इसके साथ जो जो भी स्टेट्स आसपास के हैं वो अपने अपने बाउंड्रीज को अल्टर करेंगे उस हिसाब से। तो ये था एनक्लेव्स का कहानी। इसमें कैसा हो रहा है, एनक्लेव्स वहीं पर है, ठीक, पेपर वर्क में ऐसा दिखाया जाता है कि एनक्लेव्स को उधर दिया गया, वास्तविकता में एनक्लेव्स, है ना, सिर्फ पेपर वर्क्स में दिखाया गया कि इंडिया ने एनक्लेव्स को बांग्लादेश को दिया, पर एनक्लेव्स अभी भी वहीं पर है। अब वो भारत का हिस्सा बन चुके हैं, ऐसे जैसे ये सारे एनक्लेव्स हो गए, ये इंडिया के हिस्सा हो चुके हैं पूरे के पूरे, और ये सारे एनक्लेव्स हो गए, ये बांग्लादेश के पूरे हिस्सा हो चुके हैं, इसको बांग्लादेश के ये सिटीजन हो चुके हैं पूरे, और ये एनक्लेव से वो इंडियन सिटीजन, इनको जो भी पीपल है उनको इंडियन सिटीजन मिल चुका है। और फिर वहाँ पे डेवलपमेंट, जैसे पूरे इंडिया में जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वहाँ भी डेवलपमेंट आपका हुआ। तो ये है एक उसके पीछे का शॉर्ट स्टोरी। इसका पूरा स्टोरी आपको जानना है तो आपको डाउनलोडेबल सेक्शन में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मैंने इंडिया और बांग्लादेश का लैंड बाउंड्री, है ना, एग्रीमेंट जो हुआ था LBA, है ना, जिसको LBA बोलते हैं, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, वो पूरा PDF मैंने वहाँ पे डाल दिया, उसको जाके पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा उसमें आपको उसके बारे में और बैकग्राउंड के बारे में जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।